द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास 11 के एक नए चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर 1। इसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो हम लोग ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं अपने आप को विजुअल कर लूँ और फिर इसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले मैं सबसे पहले ये चेक कर लूँ कि जो पिक्चर्स हैं वो अच्छे तरीके से विजुअल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आई थिंक हो रही हैं। तो ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बात कर ही लेते हैं। तो ज्योग्राफी स्टडी है किसकी? अर्थ की। किसकी स्टडी है? अर्थ की। और अर्थ क्या है? हमारा इंसानों का जो घर है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो दूसरी एक्टिविटीज है सारी इंक्लूड हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग बात करें कि हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ में, वो भी हम लोग बात करते हैं, चाहे वो अलग अलग तरीके से। और जो जियोग्राफी शब्द है, जियो मतलब क्या होता है? ये आया है ग्रीक वर्ड से। जियो मतलब अर्थ और ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन, और मतलब कि धरती का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है सब्जेक्ट में। और जो फर्स्ट टर्म था वो ग्रीक जो स्कॉलर हैं जिनका नाम एरोस्थीनीस है, उन्होंने दिया था। और इस चैप्टर में हम लोग ज्योग्राफी को एज अ साइंस की तरह देखेंगे। ठीक है, और इसकी अलग अलग जो ब्रांचेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो गई सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने जाते हैं तो क्यों पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा समझते हैं कि ज्योग्राफी को हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो अगर हम लोग ज्योग्राफी को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलेगा? हमें डाइवर्स लैंड के बारे में पता चलेगा, हमारी धरती के ऊपर जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं उसके बारे में पता चलेगा, लोगों के बारे में पता चलेगा। और समय के साथ जो भी चीज़ें हुई इंसानों के साथ में या फिर एनिमल्स के साथ में या फिर हम लोग बात करें लैंड के साथ में, तो वो सब जब हमें वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। और ये हमें ये एक स्किल डेवलप करने में मदद करेगी, जो कि जो डाइवर्सिटी है उसको इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करती है, जो कि हमें ऐसी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। और वेरिएशन जो भी स्पेस टाइम में आई है तो उसको समझने में कि क्या क्या इसके पीछे के कारण रहे, क्या क्या कारण नहीं रहे। कि जैसे धरती है तो धरती चेंज कैसे हुई, कोई जगह का लैंड फॉर्म बना तो बना कैसे, इन सभी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो हमारी सराउंडिंग होती है उसको समझने में कैसे हेल्प करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग धरती की सरफेस के ऊपर रहते हैं और हमारी जो लाइफ है वो घिरी हुई है अलग अलग तरीके से लैंड के ऊपर ही। ठीक है, हमारे आसपास की सराउंडिंग से ही घिरी हुई है हमारी लाइफ। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो हमारी पहले की सोसाइटी थी जैसे आदि मानव हुए, तो वो प्लांट्स के लिए चाहे एनिमल्स के लिए डिपेंडेंट रहते थे किसके ऊपर? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे प्लांट हुए, जानवरों को पकड़ लो, मार लो, खा लो, इनके ऊपर। पर अगर हम लोग बात करें मॉडर्न सोसाइटीज़ की, तो हम लोग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम लोग बात करें कि हम लोग खाना बनाते हैं, लैंड का इस्तेमाल करते हैं, सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और अपने हैबिट्स को चेंज भी करते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग अपने अपने सराउंडिंग को समझ लेंगे तो फिर हमारे टेक्नोलॉजी को, हमारी एडेप्टेशन को चेंज कर पाना आसान होगा और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है जियोग्राफी को समझना। तो गाइस, अगला है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, यानी कि जो अपनी डाइवर्सिटी है इसको अप्रिशिएट करना भी सिखाता है। तो हमें पता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज बेस हैं वो उसमें अलग अलग वेरिएशन अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। टेक्निकल जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग प्रकार का है, और इसके अलावा जो अडेप्टेशन हमने की है, मॉडिफिकेशन की है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जो कल्चरल डेवलपमेंट इतने सालों में हम लोगों ने किया है। तो जो हमारी ये जो ज्योग्राफी है ये हमें अप्रिशिएट करना सिखाती है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी ये है, उसकी तारीफ करना है कि ये डाइवर्सिटी कैसे आई है, और इसको इन्वेस्टिगेट करना कि इसके पीछे कारण क्या है, कि समय के साथ ये इतनी बदल कैसे गई, जो नेचुरल बेस है वो कैसे बदल गया, टेक्निकल डेवलपमेंट कैसे बदल गया।
तो ये समय के साथ कैसे बदल गई, तो इसको समझना, इन्वेस्टिगेट करना, ये चीज़ भी हमें सिखाती है। ठीक है। और इसके अलावा भी तीसरी चीज़ है जो कि हमारी मॉडर्न साइंटिफिक स्किल्स। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये हमें ऐसी स्किल्स देती है और ऐसी समझ देती है, जैसे कि हम लोग बात करें जैसे साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी है हमारी, कंप्यूटर सॉरी जीआईएस है, और कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, यानी कि कंप्यूटर में से नक्शा वगैरह बनाना है। तो हम लोग नेशनल जो डेवलपमेंट है उसमें हम लोग बात करें, बहुत हेल्प करने में हेल्प कर सकता है हमें। तुम्हारे अंदर मतलब कि एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो सकती है, फिर हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग पूरी धरती का मैप बना सकते हैं एक विजुअल सेंस में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर मतलब पूरा अर्थ का एक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो जो मॉडर्न स्किल्स हैं उसमें भी हमें हेल्प करता है ये ज्योग्राफी, कि पूरी धरती को हम लोग केवल एक मैप बना सकते हैं, वो भी कंप्यूटर के ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखने से पहले मैं देख लूँ एक बार विजुअल है या नहीं है। हाँ, विजुअल है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ये जो वर्ड है, सबसे पहले मार्कर चेंज कर लूँ, मैं ब्लैक निकाल लूँ। हाँ, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। जो वर्ड ज्योग्राफी है ये ड्राइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है जियो और ग्राफोस। तो यानी कि जियो मतलब धरती और ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन, यानी कि धरती के बारे में बात करना। और जब हम लोग साथ में लाते हैं तो हमें धरती का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, यानी कि धरती के बारे में पता करना। और ये क्वाइंट किया था, पहली बार इस्तेमाल किया था एरोस्टोनीज ने किया था। ये एक ग्रीक स्कॉलर थे, ठीक है। और इन्होंने ज्योग्राफी को बताया था कि हम लोग धरती का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा था। और सोच के देखिए कि कितने पुराने पुराने लोग ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते थे, वरना आजकल के लोग तो जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो वैसे ही हम लोग बात करें, पुराने जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी डिस्क्रिप्शन लिखी है, मतलब काफ़ी कुछ कहा है। जैसे कि धरती क्या है, ज्योग्राफी क्या है, डिस्क्रिप्शन है अर्थ का। ऐसा मतलब कि इंसानों को घर की तरह डिस्क्रिप्शन किया गया है इसके बारे में। जो रिचर्ड हार्टस्टोन है, तो उन्होंने भी कहा है कि ज्योग्राफी का मतलब कंसर्न रहती है किसके बारे में, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। आ रियल डिफरेंशिएशन किसका, अर्थ सरफेस का। और जो हेरनेथ हैं, तो क्या नाम है इनका, हेल्थनर है। इन्होंने भी कहा है कि जो ज्योग्राफी स्टडी है वो डिफरेंट फिनोमेना के बारे में बात करती है, जो भी प्रोसेस होती है धरती के बारे में, यूजुअली जो कि रिलेटेड होती हैं धरती के अलग अलग सरफेस के बारे में। और अगर मल्टी डायमेंशनल रियलिटी की बात करें, तो धरती भी मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि कई जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में इसका इंटरलिंक हमें देखने को मिलता है। जैसे कि नेचुरल साइंसेज, जैसे कि जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियोनोग्राफी। अब ओशियोनोग्राफी भी तो ज्योग्राफी का पार्ट आ गया, बोटॉनी हुआ, जियोलॉजी हुआ, मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान हुआ। तो इन सब से लिंक है अपना ज्योग्राफी का। इसके अलावा हम लोग बात करें नेचुरल साइंसेज के अलावा, जैसे कि सोशल साइंसेज भी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कैसे लिंक है, जैसे कि हम लोग बात करें कि माइनिंग हुई, तो माइनिंग से पैसा कितना मिल रहा, कहाँ मिल रहा, ठीक है। मछलियों पकड़ रहे हैं, कितना पैसा मिल रहा, तो वो सब है। हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, और एंथ्रोपोलॉजी से भी रिलेटेड है, कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या फिजिकल कंडीशन थी वहाँ पे ज्योग्राफिकल। तो हर जगह से रिलेटेड है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी हम लोग बात करें डिफरेंट है दूसरे साइंसेस से और सब्जेक्ट मैटर में, जैसे उसकी मेथोडोलॉजी भी अलग है। बट ये सबसे थोड़ा लिंक भी है, सबसे मतलब अलग भी है और थोड़ा लिंक भी है। इसकी मेथोडोलॉजी थोड़ी अलग है, बट जुड़ा सबसे है, ठीक है। और ये हमें डेटा देता है जितनी भी नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंस है सबके बारे में, और उनके सिंथेसिस के बारे में बताता है, उनको जोड़ने की कोशिश करता है, संश्लेषण करने की कोशिश करता है। और ये हम लोग बात करें स्पाइरल सिंथेसिस करता है, बल्कि जो हिस्ट्री है वो टेम्पोरल सिंथेसिस करने की कोशिश करती है। तो भाई आप लोगों के मन में अब सवाल आ रहा होगा कि भैया ये एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो एरियल डिफरेंशिएशन एक तरीके से ज्योग्राफी को समझने का तरीका है, ठीक है। इसलिए हम लोग एरियल डिफरेंशिएशन करते हैं, एक तरीका है ज्योग्राफी को समझने का।
इसमें कि हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफर केवल ये नहीं देखते कि जो अंतर आ रहा है, जो प्रोसेस हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं। तो बस हमें ये देखना होता है कि ये एक-दूसरे से जुड़ी कैसे होती हैं। जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं किसी रीजन टू रीजन मतलब हर एक रीजन में क्रॉपिंग पैटर्न अलग होते हैं, मिट्टी या डालने का समय अलग होता है, मिट्टी अलग होती है, तो ये सब अलग अलग होता है। क्लाइमेट कैसा है, मार्केट डिमांड कैसी है, फार्मर कैपेसिटी कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी लगा सकता है, अवेलेबल कितनी है। और ये सब हम लोग बात करें कैजुअल रिलेशन होता है एक तरीके से। अगर हमें ज्योग्राफी को समझना है तो हमें तीन चीज़ों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम लोग ज्योग्राफी को समझते हैं, और यही यही तरीके को हम लोग एरियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द पैटर्न कि कोई चीज़ कहाँ पे है। जैसे कि हम लोग बात करें कि कोई नेचुरल कल्चरल फीचर कहीं पे है तो कहाँ पे है वो, क्या फीचर्स हैं। जैसे कि पहाड़ कहाँ पे हैं, फीचर्स एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, कि क्या क्या फीचर्स एग्जिस्ट हैं। पेड़ कहाँ पे हैं, हरियाली कहाँ पे, नदी कहाँ पे है, एवलांचेस कहाँ पे है। दूसरा कि भैया एक लिस्ट तैयार कर लेना कि जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं। दूसरा कहाँ पे लोकेटेड है, दूसरा सवाल ये कि वो लोकेटेड कहाँ पे है। तो पहले के जो राजा वगैरह होते थे तो वो इसी चीज के ऊपर ध्यान देते थे कि कोई चीज कहाँ पे है, तो कोई चीज जहाँ पे उसको अटैक कर दो, जीत लो। तो ये हम लोग बात करें कि जैसे कि कोई चीज कहाँ पे है, जैसे कि हम लोग बात करें कि कौन सी जगह पे एग्जिस्ट करती है, कि नेचुरल जो ह्यूमन कल्चरल फीचर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो ठीक है, तो अब ये पता चल गया हमें क्या है, क्या फिजिकल फीचर्स हैं और कहाँ पे एक्चुअल में है। तो ये जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय पर बहुत पॉपुलर थी। और तीसरी चीज ये कि भैया अब कोई चीज हमें, अब जो चीज जैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जियोग्राफी को एज अ साइंटिफिक स्टडी की तरह एस्टेब्लिश करता है, तो वो क्यों, जवाब ढूंढने में है। कि अगर हम लोग बात करें कि मेरे घर में खेती होती है, किसकी, चाय की खेती होती है, तो मेरे घर में ही क्यों होती है और कहाँ पे क्यों नहीं होती है। जैसे अफ्रीका में क्यों नहीं, सॉरी, ठंडी जगह पे क्यों नहीं होती है, अंटार्कटिका में क्यों नहीं होती है। इसका जवाब ढूंढने जब हम लोग जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके लिए हमें खास प्रकार की मिट्टी चाहिए पड़ेगी, खास प्रकार की फल चाहिए पड़ेगी। तो इन चीजों को भी जानना जरूरी है। तो कैजुअल रिलेशनशिप भी तो जानना जरूरी है कि क्लाइमेट में क्रॉप अगर हुई है तो यहाँ पे क्यों हुई है, उसका रीजन क्या है, कॉज क्या है उसका। तो अगर हम लोग इसका जवाब दे देते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो वही चीज लिखी है, द थर्ड क्वेश्चन रिलेट टू एक्सप्लेनेशन द कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स प्रोसेस एंड फिनोमेना। तो कोई क्या फीचर्स हैं, उनके बीच में जो प्रोसेस हो रही है उनके बीच में फिनोमेना है, तो वो क्यों हो रही है। जो जियोग्राफर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं फिनोमेना इस फ्रेम के साथ, कॉज एंड इफेक्ट के साथ, कि ऐसा है तो इसलिए ऐसा है यहाँ पे, इसलिए अगर मिट्टी ऐसी है तो इसलिए यहाँ पे चाय खेती हो रही है, अगर मिट्टी नहीं है तो यहाँ पे खेती नहीं होगी। जो कि हम लोग बात करें कि जो कि अलग अलग लोगों को हेल्प करता है साइंटिफिक डिसिप्लिन में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। तो वही सब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरेक्शन के बारे में, कि इंसान और नेचर का इंटरेक्शन कैसे होता है। तो ऐसा इंटरेक्शन एज अ होल पर समझते हैं। तो सबसे पहले चेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। जो जियोग्राफिकल चेंज होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ह्यूमन हो, तो दो ये दोनों हमेशा ही हमेशा से कभी स्टैटिक नहीं रहते हैं, ये समय के साथ चेंज होते रहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इंटरेक्टिव प्रोसेस होती रहती है और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी, यानी कि जो पहले के आदम आदम जीव रहते थे पहले के यहाँ पर, वो कैसे वो कैसे नेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट थे। कि वो हर चीज के लिए ऐसे पे भूख मतलब खाना खाना हुआ या कपड़े पहनना हुआ, हर चीज के लिए किसके ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। और आज का समय है कि आज का ऐसा आधुनिक युग आ चुका है कि हम लोग इतने ज्यादा डायरेक्टली इतने हम लोग ऐसा टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उन पर डिपेंडेंट है, कि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब उनसे चीजें निकालते हैं, और हम लोग पहले से काफी इफेक्टिव हो चुके हैं। और हम लोगों ने काफ़ी सारी डेवलपमेंट भी की है। कि अब हम लोग ऐसी सोसाइटी हो चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेचुरल जो टेक्नोलॉजी है उसका रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा हमें चीज़ें मिलती हैं उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज बना ली हैं। और जैसे ही हम लोग बात करें धीमे धीमे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम लोग जो फिजिकल एनवायरनमेंट के दबाव में रहते थे, डिपेंडेंट रहते थे, कि भैया अगर हम लोग जो बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम, अगर बारिश हो गई तो बिल्कुल फैल गया बिल्कुल वहीं पे। तो अब हमारे पास छाता आ चुका है, कि हमारे पास छत है घर के नीचे, तो हम लोगों ने इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली है। जो टेक्नोलॉजी इसने रिड्यूस कर दिया हार्नेस ऑफ लेबर,
कि पहले हमें कोल्हू की तरह काम करना पड़ता था, और अब हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी लेबर एफिशिएंसी है वो बढ़ चुकी है। अब हम लोग आराम के लिए ज़िंदगी जीते हैं, और जो प्रोडक्शन है और जो मोबिलिटी ऑफ लेबर्स है वो धीमे-धीमे बढ़ चुकी है। तो एक तरीके से हम लोग मूव कर चुके हैं। पहले हम लोग स्टेजेस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि हर चीज़ के लिए आवश्यकता रहती थी हमें। अब हम लोग बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। अगर हमें जो चीज़ चाहिए हम उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर अपनी अपनी टेक्नोलॉजी बना ली। अगर हमें गर्मी में भी ठंडी आइसक्रीम चाहिए तो हम लोग वो ले सकते हैं, और अगर गर्मियों में भी ठंड में भी गर्म हॉट चॉकलेट खानी है तो खा सकते हैं। हम लोगों ने इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हम ह्यूमन है और जो फिजिकल नेचर है ये कभी स्टैटिक नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि कभी हमेशा ठंड ही नहीं रहती है, बल्कि बारिश भी आती है, गर्मी भी आती है। उसी तरह इंसान भी, अब हम लोग बात करें उस सिचुएशन से निकल चुका है कि जहाँ पे हम लोग पहले बहुत डिपेंडेंट थे, और अब हम लोग इंडिपेंडेंट फ्रीडम फ्री हो चुके हैं एक तरीके से। हम लोग ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप कर ली है। तो कुछ पोएटिक डेवलप दिए गए हैं जो कि नेचर और ह्यूमन के रिलेशन को बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम इंसान और नेचर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पोयम कही गई है, यू क्रिएटेड सॉइल, आई क्रिएटेड कप, यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड लैम्प, यू क्रिएटेड वाइल्डनेस, आई हिली टेरेन एंड डेजर्ट, आई क्रिएटेड फ्लावर बेड एंड गार्डन। यानी कि तुमने मिट्टी बनाई तो मैंने कप बनाया, तुमने रात बनाई तो मैंने लंब बनाया, तुमने हाईली ट्रेन डेजर्ट बनाया तो मैंने क्या बनाया, मैंने फ्लावर बेड बनाया, गार्डन बनाया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ इंसानों ने, जो भी चीज़ भगवान ने दी थी, देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, तो जो नेचर ने दिया है हमने उसे क्या किया, और अच्छा और बेहतर बनाया है उसे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ने, जो इंसान है उन्होंने अपने जो इम्प्रिंट है, हस्ताक्षर है, हर जगह कर रखे हैं। हर जगह पे हमें देखने को मिलता है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उँगली करते ही रहता है आदमी। तो एक ह्यूमनाइज़्ड नेचर और नेचुरलाइज़्ड ह्यूमन बीइंग बनता चला जा रहा है। और ज्योग्राफी को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि इंटरेक्शन के लिए, कि भैया कि कैसे-कैसे इंटरेक्शन होती है हमारे और नेचर के बीच में। ठीक है? तो भाई इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इनने सब कुछ, सब चीज़ों को जोड़ दिया। इवन की जो इंटरेक्शन होती है तो हमें काफ़ी मतलब इंटीग्रेट कर दिया गया है। और जो सोशल साइंस, मतलब एक ज्योग्राफी, एक सोशल साइंस निकल के आई है, और ज्योग्राफी स्टडी करती है स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेटियल इंटीग्रेशन को। तो यही है कि बस कुल मिला के समराइज करके यही बता दूं कि जो हम लोग देख रहे हैं कि जो इंटरेक्शन हुई है इससे ज्योग्राफी के बीच में, और जो सॉरी हमारी जो आसपास की सराउंडिंग है और हम लोगों की, इंसानों की इंटीग्रेशन है, बहुत अच्छी तरीके से हुई है। तो हम लोग एक तरीके से ह्यूमनाइज्ड नेचर देखते हैं कि ह्यूमन के अनुसार ढली हुई नेचर, और नेचर में ढला हुआ है इंसान, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। क्योंकि सर्वाइवल ही हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग बिना खाना पानी के रह ही नहीं पाएंगे। और जो नेचर है वो हमारे बिना भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि हम भी एक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं नेचर में। ठीक है, तो इसी तरह का ही हम लोग कह सकते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, एक हम लोग बात करें एक सिंथेसिस है। जितने भी सब्जेक्ट है सभी के सभी यहाँ पे मिलते हैं। तो आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी इंटरडिपेंडेंस है, ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है। एक गांव की तरह, एक गांव की तरह पूरा एक विलेज, मतलब एक गांव की तरह हमारे पूरी दुनिया बन चुकी है, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि हम सभी को बेटर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए है, ऑडियो विजुअल मीडिया चाहिए है, और इन सभी चीज़ों की हम लोग बात करें कि ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए हम लोग बात करें दुनिया की हर चीज़ के बारे में, हर अलग-अलग चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि कैसे-कैसे जो ज्योग्राफी है वो अलग-अलग सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे जूलॉजी हुई, ह्यूमन लॉ इकोलॉजी हुई, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हुई, इकोलॉजी हुई, साइंस एनवायरमेंट हुई, एंथ्रोपोलॉजी हुई। तो ये सब के सब डिपेंडेंट है ज्योग्राफी के ऊपर, और ज्योग्राफी डिपेंडेंट है इन सब के ऊपर। तो एक तरीके से हम लोग बात करें कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अलग-अलग डिसिप्लिन में अलग-अलग सब्जेक्ट को समझने के लिए ज्योग्राफी को समझना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो एक हम लोग बात करें, ज्योग्राफी एक लिंक की तरह प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी पर्सन को, अगर अलग-अलग चीज़ों को देखना होता है, तो उसको सभी अलग-अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैथमेटिशियन को
सॉरी इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है तो उसको ज्योग्राफी भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, कि वो जिससे कि वो अलग अलग चीज को इंटरलेट कर सके, लॉजिकली इंटीग्रेट कर सके। ठीक है। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री जुड़े भी हैं भैया, ये कैसे हो सकता है? तो आप लोग सोच रहे होंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे जुड़े हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि चाहे हम लोग बात करें कि जो हिमालयास है उन्होंने हमेशा इंडिया को बचाया है इन्वेजन से। पर हम लोग बात करें इसके दर्रे, इसके जो दर्रे होते हैं, यानी कि हम लोग बात करें इसके जो क्या बोलते हैं, किनारे जो जहाँ पे रास्ता पासिस होते हैं, तो उससे बहुत सारे माइग्रेंट्स आए, इन्वेडर्स आए, जिन्होंने अटैक किया इंडिया के ऊपर, रूल किया इंडिया के ऊपर। और इवन की हम लोग बात करें सी कोस्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, तो इसमें हमें हम लोग बात करें कि हम लोग ये जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से इंटरेक्शन में आए, यूरोपियन से आए, अफ्रीका लोग हमारे यहाँ, अफ्रीकन यहाँ पे इंडिया में आए। तो ये सब कैसे हो पाया? ये नेविगेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हो पाया कि यूरोपियन जो कंट्रीज थी उन्होंने कॉलोनाइज कैसे कर पाया, चाहे वो एशिया हो चाहे अफ्रीका हो, इसमें इंडिया भी हम लोग बात करें इंक्लूड है। तो ये कैसे कर पाए? क्योंकि उनके पास एक्सेसिबिलिटी थी ओशियन की, इन वजह से हम लोग बात करें कि वो इंडिया के ऊपर आ पाए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो काफी हिस्ट्री के काफी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और दूसरा कि टाइम ऐसा फोर्थ डायमेंशन है किसका, ज्योग्राफी का। वो कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना हैं तो भैया ये चेंजेबल हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए हम लोग बात करें, एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। समय के साथ साथ जो लैंड फॉर्म है, जो क्लाइमेट है, जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो तो जो सारा डेजर्ट है उस समय पे कभी वहां पे हमें वहां पे कभी समुद्र था। कभी सोच सकते हैं आप, जहाँ पे आज पानी की एक बूंद नहीं है, कभी वहां पे विशालकाय समुद्र था, यानी कि हर चीज पानी से ढकी हुई थी। तो समय के साथ सब चीजें बदल जाती हैं। तो पूरी दुनिया बदलती रहती है समय के साथ। तो एक समय का टाइम जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो समय को हम लोग जैसे कि मान चलिए कि कोई डिस्टेंस है, कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर एक जगह ए प्लेस से बी प्लेस जाना है, तो जैसे 1500 किलोमीटर दूरी है, तो अब 1500 किलोमीटर को हम लोग समय में भी तो कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि अगर प्लेन से जा रहे हैं तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो 17 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह हम लोग समय को टाइम भी कह सकते हैं और टाइम को समय भी कह सकते हैं। तो इसलिए टाइम को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम लोग डिस्टेंस को समझना है, जियोग्राफी को समझना है। तो एक 4 डायमेंशन की तरह होता है टाइम। और अगर हम लोग बात करें कि ब्रांचेस की ज्योग्राफी की, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो ज्योग्राफी की ब्रांचेस है उनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो भाई लोग, अपन अगर ब्रांचेस की बात करें बायोलॉजी की, तो हम लोग इसे दो प्रकार से, दो अप्रोचेस से समझ सकते हैं। तो मेजरली जो ज्योग्राफी की स्टडी है तो उसको दो अप्रोचेस से डिवाइड कर दिया गया है, एक तो है सिस्टमैटिक और दूसरी है रीजनल। तो सिस्टमैटिक अप्रोच जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी अलेक्जेंडर बॉन होमबोल्ट के द्वारा 1769। और रीजनल अप्रोच की बात करें तो ये डेवलप की गई थी इन्हीं के कंटेम्पररी, यानी कि इन्हीं समय पे थे कार्ल लिटर। तो इन्होंने जो कि हम लोग बात करें कि रीजनल अप्रोच दी थी। ये दोनों दोनों जर्मन ज्योग्राफर थे। तो इनकी हम लोग बात करें अप्रोचेस क्या क्या थी उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में। तो इसमें क्या किया जाता है कि वर्ल्ड को एज अ होल देखा जाता है, कि पूरी दुनिया को एज अ होल देख लो। फिर उनके बीच के जो पैटर्न्स हैं, फिर उसको पैटर्न को ऑब्जर्व करो, फिर उसके ऊपर स्टडी करो। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो अगर किसी पर्सन को नेचुरल वेजिटेशन के बारे में स्टडी करनी है तो सबसे उसे वर्ल्ड लेवल पर उसे वेरीफाई करना होगा। फिर उसमें उसको उसके पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, यानी कि पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड की तरह वो ले लेंगे और फिर उसमें कैटेगरीज कर देंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अगर नेचुरल वेजिटेशन पर करना है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हुआ, सॉफ्टवुड कॉनिकल फॉरेस्ट हुए, मानसून फॉरेस्ट हुए। तो ऐसे करके वो क्या कर सकते हैं, एक हम लोग बात करें कि इस तरह से बांट सकते हैं। इसी को जनरल ज्योग्राफी बोलते हैं। और दूसरी होती है रीजनल ज्योग्राफी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दुनिया को अलग अलग रीजन में डिवाइड कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेनास होते हैं उनको पर मतलब एक अलग अलग रीजन के हिसाब से उन्हें डिवाइड करके उनको स्टडी करते हैं। और एक हम लोग बात करें कि अनेकता में एकता ढूंढने की कोशिश करते हैं, कि अलग अलग जो जैसे यहाँ पे कोई स्टडी एक प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कोई स्टडी एक प्रकार की होती है, यहाँ पे स्टडी एक प्रकार हुई, और सबको फिर एक प्रकार इनमें कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो रीजन होते हैं ये नेचुरल, पॉलिटिकल,
ये अलग अलग हो सकते हैं, और जो फिनोमेना होता है तो इनको सबको साथ में देखा जाता है आइसोलेशन की वजह पे। ठीक है। और ड्यूलिज्म की बात करें कि दो अलग अलग पर्सपेक्टिव को बोलते हैं कि जो ड्यूलिज्म है ज्योग्राफी के अंदर, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है ज्योग्राफी का, जो कि स्टार्टिंग से ही हम लोग देख रहे हैं। जो स्टार्टिंग के जो स्कॉलर थे उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ध्यान दिया ज़्यादा, पर अगर हम लोग बात करें उन्होंने इंसानों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में क्या हुआ कि ह्यूमन भी तो एक इंटीग्रल पार्ट है ना धरती की सरफेस का, तो फिर इसे इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी भी डेवलप की गई, जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर एम्फेसिस किया गया। अब अलग अलग ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो ज्योग्राफी के अलग अलग ब्रांचेस हैं उनको समझ लेते हैं। तो वही अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब ज्योग्राफी की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि सिस्टमैटिक अप्रोच में हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आती है जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में कि धरती बनी कैसे है, रॉक्स कैसे इवॉल्व हुए, इन सभी चीज़ों के बारे में, इनका एवोल्यूशन, इससे रिलेटेड प्रोसेस जितनी भी होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद दूसरा नंबर आता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी का। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर कैसे होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, अलग अलग रीजन में क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये समझ लो जो वेदर फिनोमेना वगैरह, बारिश कैसे हो रही, क्लाइमेट कैसे बन रहा, बारिश कब आएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में। हाइड्रोलॉजी में हम लोग बात करते हैं वाटर से रिलेटेड चीज़ें कि धरती की सरफेस के ऊपर जैसे ओशियंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये कैसे बनी, वाटर बॉडीज में क्या हुआ है, इसमें ह्यूमन लाइफ का क्या, ह्यूमन एक्टिविटी क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में सॉइल जियोग्राफी के बारे में। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि मिट्टी कैसे बनी, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, फर्टिलिटी स्टेटस कैसे होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है दुनिया में अलग अलग जगह पे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे कि इसका नाम सजेस्ट हो रहा है कि ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी इसमें। तो सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, इसमें हम लोग कल्चरल फिनोमेना को समझेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह का ज्योग्राफी से कैसे कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कि कैसी पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनकी डेंसिटी कैसे होती है, सेक्स रेशियो बड़ा कहाँ होता है, कम कैसे होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं, काम का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ कैसे होता है। जैसे मान चलिए कि मालदीव में मान चलिए कि वहाँ पे टूरिज्म को लेकर है, अपने इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर है, तो अलग अलग जगह पे जैसी उनकी ज्योग्राफी है उस हिसाब से वहाँ पे हम लोग बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ लोग अर्बन सेटलमेंट बनती है, कहाँ रूरल सेटलमेंट होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखते हैं, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं कि लोग कैसे कैसे अपना एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, टूरिज्म कहाँ-कहाँ है, वही चीज़ मैंने बताई। ट्रेड कहाँ होता है, ट्रांसपोर्ट क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, सर्विसेज कहाँ-कहाँ, कैसी-कैसी अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी होती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ज्योग्राफी से, ये हम लोग अभी ऊपर बात कर ही चुके हैं कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी स्टडी करती है हिस्टोरिकल प्रोसेस को, के स्पेस के मतलब कैसे-कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखती है कि क्या पॉलिटिकल एंगल देखती है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। ठीक है। हम लोग बात करते हैं रीजनल अप्रोच के बेसिस पे। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सिस्टमैटिक अप्रोच से, अब बात करते हैं रीजनल अप्रोच के बारे में। तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं बायोग्राफी और रीजनल अप्रोच के बारे में। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को मिला देते हैं हम लोग, और इससे हम लोग बात करें डेवलप हुई है बायोज्योग्राफी। इसके अंदर आती है प्लांट ज्योग्राफी। प्लांट ज्योग्राफी में हम लोग बात करते हैं पेटल पैटर्न के बारे में, बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में कि नेचुरल वेजिटेशन कहाँ होती है, कैसे होती है, उनके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा कि जू ज्योग्राफी क्या होगी, जू मतलब एनिमल। तो ये हम लोग बात करें कि एनिमल्स और उनके हैबिटेट के करेक्टर पैटर्न्स के बारे में बात करती है। इकोसिस्टम या इकोलॉजी, इसमें हम लोग डील करते हैं साइंटिफिक स्टडी, हैबिटेट और जो स्पीसीज वगैरह है उनके करेक्टरिस्टिक, उनके हैबिटेट, साइंटिफिक स्टडी होती है इसमें। इसके बाद आती है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी।
एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, नई नई ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्लोबल एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में बात करती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें रीजनल अप्रोच, अब ब्रांचेस कौन कौन सी है, इसमें हम लोग रीजनल अप्रोच एरिया स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग बड़े, मैक्रो मतलब होता है बड़े, मीजो मतलब मीडियम, और माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर, हर एक हायरार्किकल लेवल पर हम लोग किसी रीजन, खास रीजन पर हायरार्किकल बेसिस पे उनको स्टडी करते हैं। रीजनल प्लानिंग यानी कि हम लोग कंट्री या फिर रूरल प्लानिंग करते हैं, टाउन अर्बन प्लानिंग करते हैं। रीजनल डेवलपमेंट के किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे होना है। रीजनल एनालिसिस यानी कि हर एक छोटी डिटेल किसी पर्टिकुलर रीजन पे लेकर, तो ऐसे ये अपनी रीजनल ब्रांचेस वगैरह हैं। कॉमन एस्पेक्ट क्या है हर एक डिसिप्लिन के अंदर, हम लोग बात कर रहे हैं फिलोसफी, जैसे कि ज्योग्राफिकल थॉट्स होते हैं कि ह्यूमन लैंड का इंटरेक्शन कैसे होता है, और इसमें टेक्निक, मेथड और टेक्निक कौन कौन सी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर। जैसे कि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कार्टोग्राफी, मैप, कंप्यूटर मैपिंग हो गया, क्वांटम स्टैटिकल टेक्निक्स हो गई, तो ऐसे करके अलग अलग टेक्नोलॉजीज को हमने डेवलप कर लिया है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और उसकी इंपोर्टेंस के बारे में। तो फिजिकल ज्योग्राफी जैसे कि हम लोग बात करें, हम लोग स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर। इसमें जो कि हमारी पूरी दुनिया है, इसके हम लोग मेन एस्पेक्ट को स्टडी कर लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। जैसे कि लिथोस्फीयर के अंदर हम लोग लैंड फॉर्म, कहीं के पत्थर वगैरह, ड्रेनेज वगैरह, रिलीफ फीचर हुए हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग बात करें, वेदर हुआ, क्लाइमेट हुआ, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर, विंड्स हुआ, और इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। प्रेसिपिटेशन कैसे हुआ। हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम लोग बात करते हैं ओशियन, सी, लेक्स के बारे में। और बायोस्फीयर के अंदर तो हम लोग पता है कि इंसानी लाइफ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे लाइफ सस्टेन रहती है, मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, और सॉइल फॉर्मेशन वगैरह कैसे होती है। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये करके इनके बारे में बात करते हैं। लैंडफॉर्म के बारे में स्टडी कैसे करते हैं कि हम लोग प्लेन्स को यूटिलाइज करते हैं, कि प्लेन्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, प्लेटीज को फॉरेस्ट वगैरह कैसे हम मिनरल प्रोवाइड कर सकते हैं, माउंटेन्स कैसे हमें पैस्चरस लैंड दे सकते हैं, फॉरेस्ट टूरिज्म स्पॉट कैसे बन सकते हैं। ऐसे हम लोग बात करें कि अलग अलग तरीके से हमें हेल्प करते हैं। क्लाइमेट के बारे में कैसे स्टडी करते हैं, तो जैसे हम लोग बात करें हमारे घरों के टाइप कैसे हैं, कि ऐसे वाले घर हैं, ऐसे वाले घर बन रहे हैं, या फिर ऐसे वाले घर बन रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कि और जो क्लॉथिंग है वहाँ पे वो भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कोई ठंडा इलाका है तो हम लोग उसी हिसाब से कपड़े पहनते हैं। फूड हैबिट्स, गर्म खाना खाना है कि ठंडा खाना खाना है, तो उसके हिसाब से भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं क्लाइमेट के ऊपर। लाइव स्टॉक फार्मिंग वगैरह हुई, फार्मिंग तो भैया क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड ही होती है। मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए एग्रीकल्चर डिपेंड ही है किसके ऊपर है, क्लाइमेट के ऊपर। दूसरा ओशियन, तो ओशियन हम लोग बात करें स्टोर हाउस है, हजारों मिलियंस ऑफ चीज़ें हम लोग बात करें, रिसोर्सेज हम लोग कहाँ से ऑक्यूपाई करते हैं, ओशियन से। जैसे फिशेस वगैरह हैं, सी फूड हुआ, तो ओशियन में हम लोग बात कर रहे हैं रिच मिनरल्स हैं। और हम लोग बात करें कि जो मैग्नीशियम नॉडल्स वगैरह हैं, तो हम लोग ओशियन बैट वगैरह से ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिच मिनरल्स हमें ओशियन वगैरह से मिलते हैं। सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो सोल क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह तो पूरे सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्टिलिटी नहीं हुई तो भैया ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी खराब हो जाएगी, किसी एरिया में अगर मतलब सॉइल अगर अच्छी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और आप लोग चाहें तो, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं 9th 10th 11th 12th में, तो आप लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको जो हमारी वेबसाइट है वो उसका नाम है द इंडो फ्रेंच, आइए तो आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, सायोनारा।